नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंचल पे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार के सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के 224 सीटों पर चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के ताबड़तोड़ रैलियों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से नुकसान होता दिखाई दे रहा। बताएंगे आपको चुनाव प्रचार प्रसार खत्म होने से चंद घंटे पहले एक बड़ा सर्वे का नतीजा सामने आया है। दोस्तों, बताएंगे आपको किसकी सरकार बनने के दावे किए गए हैं। दोस्तों, इसके साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर शरद पवार जोरदार तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर भड़के। धार्मिक नारेबाजी को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जोरदार तरीके से निशाने पर लिया है। बताएंगे और क्या है पूरा मामला। दोस्तों, इसी के साथ में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने द केरला स्टोरी फिल्म को बैन कर दिया है। दोस्तों, बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण। और देश के पहलवानों के साथ सामने आए किसान तो जोरदार हो गया आंदोलन, बीजेपी सरकार को दे दी गई है एक बार फिर से अल्टीमेटम। दोस्तों, बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में आबकारी नीति मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों, इसके साथ में आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाने पर कांग्रेस पार्टी से अलग हुए नेता ने प्रधानमंत्री मोदी पर उल्टा सवाल पूछा है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अकेले भिड़ गई कांग्रेस पार्टी की समर्थक। सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो हो गया वायरल। और वसुंधरा राजे पर अशोक गहलोत के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी में आपसी कलेश देखने को मिल रहा है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटक के अंदर जनता ने परिवर्तन की जोरदार लकीर खींच दी है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के द्वारा बार बार चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान 40% सीएम की सरकार कहकर जनता से वोट मांगा गया था और इसका जबरदस्त नतीजा भी देखने को मिल रहा है। ताजा बड़ी अपडेट की माने तो चुनाव के प्रचार प्रसार बंद होने से 2 घंटे पहले आए साउथ फर्स्ट के ओपिनियन पोल में दावा किया गया है कि कर्नाटक राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी इस बार बहुमत के साथ सरकार बना रही है। 2018 के नतीजों से इतर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीटें 81 से 93 रह जाएंगी, जबकि जेडीएस की सीटें भी 13 घट जाएगी और 24 से 29 पर आकर जेडीएस पार्टी भी रुक जाएगी, जबकि कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा 80 से बढ़कर 105 से 117 पहुंच जाएगा। यानी 112 के जादुई आंकड़े को कांग्रेस पार्टी इस ओपिनियन पोल में हासिल करती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जब ये पूछा गया कि किसको कितने फीसदी वोट मिलेंगे, तो 41% वोट कांग्रेस पार्टी के साथ, 36% वोट बीजेपी के साथ और जेडीएस पार्टी को 16% वोट मिल रहे हैं। यानी जेडीएस के वोट में भी गिरावट देखने को मिली है। कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर में 3% का इजाफा है दोस्तों, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 0.3% का नुकसान हो रहा है। साथ आपको बता दें कि सोनिया गांधी की शिकायत करने के लिए बीजेपी के लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष और सांसद सोनिया गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ाने पहुंचे बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी ने अपने प्रचार प्रसार के दौरान कर्नाटक की अखंडता बनाए रखने की बात कही है। कर्नाटक की अखंडता बनाए रखने का मतलब बीजेपी के लोग बता रहे हैं कि कर्नाटक को भारत से अलग करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी के लोग संप्रभुता की बात कर रहे हैं, यानी कर्नाटक को सोवरेन स्टेट बता रहे हैं। यानी भारत को सोवरेन स्टेट कहा जाता है, लेकिन भारत से अलग कर्नाटक को सोवरेन बताया जा रहा है, संप्रभु बताया जा रहा है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की नीति है, इस तरीके से भाजपा के लोग दावा कर रहे हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे की ओर से सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने हुबली के अंदर सोनिया गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए बात कही है। देखते हैं इस पर किस तरीके की कार्रवाई होती है। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने भी बीते दिन प्रचार करते हुए फिर से भाजपा की 40% सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक के लोग बीजेपी की चोरी से परेशान आ गए हैं। 40% की कमीशन वाली सरकार को इस बार जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। बीजेपी ने हर स्तर पर लोगों को लूटा है, चाहे वो किसान हो, युवा हो या फिर कॉन्ट्रैक्टर हो, सभी भाजपा से परेशान है। साथ साथ दोस्तों, राहुल गांधी बीते दिन प्रचार करने के लिए कर्नाटक पहुंचे थे। लोगों से मुलाकात करने के लिए पहले उनके स्कूटी पर एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। उसके बाद राहुल गांधी उसी बस में यात्रा करते दिखाई दी जिसमें आम जनता यात्रा करती है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कॉलेज के छात्रों और कामकाजी महिलाओं के साथ बस में यात्रा की है। 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने प्रचार के आखिरी दिन और आखिरी दौर में मैदान नहीं छोड़ा, मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कर्निंगम रोड पर कैफे कॉफी डे पर रुके और कॉफी भी पी है। इस दौरान उन्होंने बस स्टॉप पर आकर छात्र और छात्राओं से बातचीत की है। दोस्तों, बाद में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बीएमटीसी की बस में बैठकर यात्रा की है। कुल मिलाकर लोगों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कई चीजों पर चर्चा करते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने जनता से पूछा है, इस बार जनता बदलने के लिए तैयार है। भाजपा की सरकार जाने वाली है। 40% कमीशन वाली सरकार अब कर्नाटक में नहीं दिखाई देगी। साथ साथ दोस्तों, महागठबंधन बनाने के लिए नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले ये जानकारी आई थी कि वह कुछ दिनों में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन नवीन पटनायक के साथ उनकी मुलाकात को टाल दिया गया है। और अब शरद पवार ने जानकारी दी है कि नीतीश कुमार 11 तारीख को मुंबई आ रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात होगी। इससे पहले शुक्रवार को शरद पवार ने ऐलान किया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। इसके बाद महागठबंधन को बनने को लेकर लगातार उम्मीद जारी की जा रही है। दोस्तों, जल्द कुछ बड़े संकेत भी सामने आ सकते हैं। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ
साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह ने कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों के लिए 10 मई को होने वाले वोट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि धार्मिक आधार पर देश के अंदर संविधान में कहीं आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। मुसलमानों के 4% आरक्षण को कम करना ये एक संवैधानिक कार्य है। हमने असंवैधानिक कार्य को खत्म किया है, यानी ये असंवैधानिक है कि किसी व्यक्ति को, किसी समुदाय को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ओबीसी समाज के नाम पर मुस्लिम समाज के भी कई सारे समुदाय के लोगों को आरक्षण मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अलग से रिलीजन के नाम पर रिजर्वेशन देना संविधान के अनुकूल नहीं है। अमित शाह ने ये दावा किया है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव से ऐन वक्त पहले भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक सुधार क्यों करने लगी? इससे पहले बीजेपी ने 3.5 साल सरकार चलाई, तब उनको क्यों नहीं याद आया? क्या ये चुनावी एजेंडे के तहत किया गया कार्य नहीं है? अपने आप में बड़ा सवाल है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कर्नाटक में चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान जिन भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो रैलियों में जाकर नारेबाजी की गई दोस्तों, उस पर कांग्रेस पार्टी और तमाम नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। और ऐसे में अब एनसीपी के नेता ने भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब हम चुनाव लड़ते हैं तो लोकतांत्रिक मूल्यों और धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं इस बात से हैरान हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान धार्मिक नारे लगाए। हमने धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को स्वीकार किया है। जब आप चुनाव में धर्म या धार्मिक मुद्दे को उठाते हैं तो इससे एक अलग तरीके का माहौल बनता है, जो अच्छी बात नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के बारसू गाँव के अंदर तेल रिफाइनरी परियोजना के विरोध में चल रहे आंदोलन को लेकर भी कहा है कि जल्द उनका दौरा होगा, उन्हें तय करना है कि कब वह यात्रा पर निकलेंगे। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर लोगों को वोट देकर बीजेपी के नेता का पोस्टर भी दिया जा रहा है, इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। भगवान की तस्वीरें भी शेयर की जा रही है। वाईएसआर की ओर से ट्वीट करते हुए दावा किया गया है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन बीजेपी के नेताओं पर जो आरोप लग रहा है उस पर बीजेपी के नेताओं को जवाब जरूर देना चाहिए, क्योंकि चुनाव से चंद दिन पहले इस तरीके का तस्वीर सामने आना गंभीर मामला है दोस्तों। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेत्री ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भीड़ के बीच में भी अपने पार्टी की विचारधारा को सामने रखा है और भाजपा के खिलाफ निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी की नेत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान कहा कि मन की बात में प्रधानमंत्री केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनता के हितों की बात नहीं करते। भाजपा के लोग पीछे खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे, जिस पर महिला ने कहा कि मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से जो डेफिनेशन है वो हिंदू नहीं हूँ, मैं भी एक इंडियन हूँ। लेकिन भाजपा जो विचारधारा आगे लेकर आ रही है हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। हम लोग अपनी विचारधारा के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी को इस बार राज्य के अंदर सत्ता में लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमको सर्कस नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि लोग काम पर वोट दे। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान की ये तस्वीरें बताई जा रही है, वीडियो बताई जा रही है दोस्तों, जमकर वायरल भी हो रहा है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता BL संतोष ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर जारी करते हुए कन्नड़ भाषा और इंग्लिश भाषा में पोस्ट करते हुए दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अगर कर्नाटक में सरकार बनेगी तो 12 वादे पूरे किए जाएंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता BL संतोष, जिन पर आरोप लगता है कि वो कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही क्यों वोट मांगते हैं? क्या उनको बसवराज बोम्मई के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करके चुनाव भी लड़ रही है। लेकिन BL संतोष पर आरोप लगता है कि वो पार्टी को अलग थलग करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों JP नड्डा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केरल में धर्म परिवर्तन आतंकवाद का भयावह रूप है। कांग्रेस पार्टी और PFI एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हालांकि दोस्तों अगर इस तरीके का बयान कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कह दिया होता तो अब तक कार्रवाई हो गई होती, यानी एक ऐसे संगठन से कांग्रेस पार्टी को जोड़ा जा रहा है जिसे सरकार ने बैन किया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। एक और बड़ी खबर यह है कि द केरला स्टोरी को प्रोपोगेंडा फिल्म बताते हुए कई सारे विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। तो अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर्नाटक की जनता से वोट की अपील की है। उन्होंने सोमवार को कहा कि कर्नाटक के भाइयों और बहनों से अपील है कि कृपया स्थिर और विकास के लिए मतदान करें, बीजेपी को वोट मत दीजिए, वे खतरनाक लोग हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान से पहले ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि द कश्मीर फाइल्स क्या है, ये एक वर्ग को अपमानित करने वाली फिल्म थी। द केरला स्टोरी क्या है, ये एक विकृत कहानी है। सीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में द केरला स्टोरी को बैन कर दिया है। ये नफरत और हिंसा की किसी भी बात से बचने और राज्य की शांति बनाए रखने के लिए है। ममता बनर्जी ने मणिपुर की स्थिति को लेकर भी चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मेरा दिल मणिपुर के लोगों के लिए दुख रहा है, मैं बहुत चिंतित हूँ। राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त है, क्या वे अपना 1 घंटे का समय भी नहीं दे सकते हैं? वह उनका राज्य है। मुख्यमंत्री ने भी पश्चिम बंगाल की राजनीति पर टिप्पणी की है दोस्तों। उन्होंने कहा कि बंगाल में कुछ भी होता है तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा केंद्रीय नेतृत्व यहाँ आ जाता है, बीजेपी के लोग टीम बनाकर आते हैं। लेकिन मणिपुर के मामले को लेकर भाजपा के एक नेता के मुंह से एक बात निकल नहीं रही है। कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है कि उनके राज्य के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। मीडिया में भी इस पर चर्चा नहीं हो रही है। आप लोग इस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। क्या
क्या आप ममता बनर्जी की इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं या आप लोग की कोई और राय है, लिखिएगा जरूर। साथ साथ बता दें कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी के साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है। फिर भी बीते कुछ दिनों से शिवसेना सीधे शरद पवार की पार्टी पर निशाना साध रही है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता ने शरद पवार पर तंज कसते हुए अपने आधिकारिक मुखपत्र सामना में लिखा है कि इतने बड़े नेता हैं शरद पवार, इसके बावजूद उन्होंने अभी तक अपना कोई उच्च अधिकारी नहीं बनाया है, उत्तराधिकारी नहीं बनाया है, जबकि उनको अपना उत्तराधिकारी अभी तक बना लेना चाहिए। यह अखबार के संपादक हैं संजय राउत, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा के सांसद है। अखबार के संपादकीय में लिखा गया है कि शरद पवार राजनीति के वट वृक्ष की तरह है। वह कांग्रेस पार्टी से अलग हुए थे तो अपनी पार्टी बना ली थी, उन्होंने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया, उसकी ताकत महसूस की गई, लेकिन वह बाद में कोई पार्टी को संभाल सके ऐसा उत्तराधिकारी नहीं तैयार कर पाए। महाराष्ट्र से जुड़ी हुई पार्टी है। शिवसेना ने आगे कई और बातें कही है दोस्तों, लेकिन एक बात है कि शिवसेना की ओर से की जा रही टिप्पणी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में आपस में कुछ मतभेद भी उत्पन्न कर सकती है। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी के द्वारा जनता से बीजेपी के खिलाफ वोट करने की जो अपील की गई है, इस पर अब भारतीय जनता पार्टी के लोग बंगाल में बौखला गए हैं। साथ साथ दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर जंतर मंतर प्रदर्शन लगातार पहलवानों का जारी है। इस प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल रहा है दोस्तों। अब एक एक करके नए किरदारों की एंट्री हो रही है। खाप पंचायत के सदस्य भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इस महापंचायत में पंजाब के किसान संगठन भी शामिल हुए। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक सुर में कार्रवाई की मांग की जा रही है। सरकार को इसके लिए 20 मई तक का अल्टीमेटम दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर 20 मई तक गिरफ्तारी नहीं की गई तो 21 तारीख को बड़ा निर्णय लिया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि इस प्रदर्शन को खिलाड़ियों की कमेटी ही चलाएगा। हालांकि खाप की ओर से हर रोज 11 सदस्य भेजे जाएंगे जो पहलवानों को अपना समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में मोदी सरकार की आलोचना क्यों नहीं हो रही है, क्यों अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को और मजबूत करेंगे। दरअसल दोस्तों, ये मामला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में जारी सियासी जंग अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शराब घोटाले की बड़ी बड़ी बातें बीजेपी के लोग कह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बीजेपी के लोग ये प्रूव नहीं कर पाए और ये हकीकत भी नहीं है। शराब घोटाले की कहानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने ईडी सीबीआई को सुनाई और उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। इसमें कोई भी दूर दूर तक सच्चाई नहीं है। दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल के इन दावों पर भाजपा के लोग केजरीवाल सरकार की आलोचना कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन उनके पास भी कोई तथ्य अभी दिखाई दे नहीं रहा है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट कर्नाटक से सामने आई है दोस्तों। कर्नाटक के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार को साफ करने की धमकी देने वाले भाजपा के नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या की साजिश से संबंधित एक ऑडियो सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ के खिलाफ राज्य के पुलिस महानिदेशक के पास शिकायत दर्ज कराई है। कर्नाटक प्रदेश कमेटी की ओर से सोमवार को पार्टी के नेता रमेश बाबू ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज कराने पहुंचे कांग्रेस पार्टी के नेता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऑडियो वायरल हुआ है। भाजपा के नेता किस तरीके की साजिश रच सकते हैं, जनता के सामने ये मामला आ चुका है। जनता को समझना चाहिए कि किस तरीके की मानसिकता वाले ये लोग हैं, इनके खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर में बीते 16 दिनों से पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जेल भेजने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ऐसे में किसानों के पहुंचने के बाद पुलिस वालों के साथ थोड़ी धक्का मुक्की भी देखने को मिली है दोस्तों, और विवादित नारे भी लगाए गए हैं। साथ साथ आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को राहत मिली है। कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत। दरअसल दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उनकी न्यायिक हिरासत को 23 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से मनीष सिसोदिया को चार्जशीट की ई कॉपी देने के लिए कहा है। इससे पहले सिसोदिया को एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी की न्यायिक हिरासत खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि कोर्ट ने थोड़ी राहत पहुंचाई है और ईडी से कहा है कि इनको एक ई कॉपी मुहैया कराइए जो आपने इन पर आरोप लगाए हैं, ताकि ये सही से जवाब दे पाए। साथ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के नेता ने सीएम भूपेश बघेल से इस्तीफे की मांग की है। गिरफ्तारी की मांग की गई है मुख्यमंत्री की। आम आदमी पार्टी के लोग दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर टिप्पणी करने से बच रहे हैं। उनके उप मुख्यमंत्री जेल में बंद है दोस्तों। चार्जशीट में नाम आ गया है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस्तीफे की मांग आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। यानी दोहरा मापदंड साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री इनके जेल में, इसके बावजूद अपने मुख्यमंत्री से दिल्ली में इस्तीफा नहीं दिलवा रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस्तीफा मांग रहे हैं। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, सी डेली ट्रैकर की ओर से दावा किया गया है कि कांग्रेस पार्टी को मुंबई कर्नाटक क्षेत्र में 42 से 46 सीटें मिल सकती है। 54% के आसपास वोट शेयर कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकता है। अगर ऐसा होगा तो ये रिकॉर्ड जीत होगी
थी दोस्तों। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय 2 दिनों के अंदर सामने आ जाएंगे जब एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे। साथ साथ विश्व हिंदू परिषद की चंडीगढ़ इकाई ने शनिवार को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उनकी शाखा बजरंग दल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप पर कानूनी नोटिस जारी किया है। बता दें कि कर्नाटक चुनाव में चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने दावा किया था कि अगर सत्ता में आई तो बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो जातीय और धार्मिक नाम पर समाज में नफरत फैलाते हैं। इस पर अब विवाद और ज्यादा आगे बढ़ गया है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक खड़गे को जारी किए गए नोटिस में विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि पीएफआई और सिम्मी अलकायदा आईएसआईएस के साथ हमारी तुलना करना हमारा अपमान है। ये वो संगठन है जिन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा और 100 से अधिक देशों के अंदर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन बजरंग दल से इनकी तुलना करना पूरी तरीके से गलत है और अपमान करने वाला है। पूरे मामले पर शिकायत भी दर्ज कराई गई है दोस्तों। साथ साथ एक और दावा ये किया गया है कि धीरेन्द्र शास्त्री के आश्रम से गायब हो रहे हैं श्रद्धालु। 4 महीने में 21 लोगों के गायब होने का दावा किया गया है। हालांकि आश्रम की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये सारे तथ्य गलत है, लेकिन दोस्तों जिन्होंने आरोप लगाए हैं उनका जवाब दिया जाना चाहिए। साथ साथ बता दें कि शिव गंगा में त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गए हैं सीएम बसवराज बोम्मई। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से ऐसे समीकरण सेट किए हैं कि चुनाव जीतने पर इनके अब आफत आती दिखाई दे रही है। शिव गंगा में लगातार 3 बार जीत चुके बोम्मई के लिए सीट हथियाना काफी डिफिकल्ट हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने पठान यासिर अहमद खान को मैदान में उतारा है। वहीं पर व्यवसायी नेता बने पंचमसाली लिंगायत समुदाय के नेता शशिधर येलीगर जेडीएस के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वह भी अच्छा खासा समर्थन इकट्ठा कर सकते हैं। येलीगर जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है दोस्तों। अच्छा खासा वोट काटेंगे। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में लगभग 50,000 के आसपास मुस्लिम समाज के लोगों के वोट हैं। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में सैयद अजीम पीर खादरी को मैदान में उतारा था। वह बोम्मई के सामने पिछली बार चुनाव हार गए थे। ऐसे में इस क्षेत्र के अंदर पंचमसाली समाज के नेता का जेडीएस की टिकट पर चुनाव लड़ना भारतीय जनता पार्टी के नेता खासकर बसवराज बोम्मई के लिए मुश्किलें बढ़ा गया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी को कंसोलिडेटेड वोट मिल सकता है, जबकि बीजेपी के वोटों में काफी ज्यादा डाइवर्जन भी देखने को मिल सकता है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी परिवार को शाही परिवार बताने पर प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए नेता ने निशाना साधा है। राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी के कांग्रेस पार्टी पर किए गए हमले का जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के चुनाव के दौरान राज्य को देश के बाकी हिस्सों से अलग करने की वकालत करने का आरोप लगाया था। सिब्बल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शाही परिवार चाहता है कि कर्नाटक भारत से अलग हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी इंदिरा गांधी राजीव गांधी को भारत के लिए खून बहाते हमने देखा है। ऐसे में क्या एनसीईआरटी में से उनके तथ्यों को मिटाना भी आपकी सरकार ने शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी 7 मई को मैसूर के अंदर जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के परिवार को शाही परिवार बताया था, जिस पर लोग निशाना साधते हुए पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का परिवार शाही परिवार नहीं है, बल्कि देश के लिए बलिदान देने वाले 2 प्रधानमंत्रियों का परिवार है। इंदिरा गांधी राजीव गांधी दोनों ने अपनी जान गंवाई देश की सेवा के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी शाही परिवार बता रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। क्या कुछ कहना चाहते हैं बताइएगा जरूर। वहीं पर राव एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा में 29 मार्च को अरविंद केजरीवाल की ओर से दिए गए बयान पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका हम ऑर्गेनाइजेशन ने लगाई थी। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर कोई आधार नहीं है। याचिका में आरोप लगाए गए आरोप अस्पष्ट है, बिना साक्ष्य के हैं। कोर्ट ने कहा कि शिकायत में किसी भी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं हुआ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 29 मार्च को दिल्ली की विधानसभा में दिए गए भाषण पर आईपीसी की धारा 124, 124 ए, 153 ए, 153 बी, 406, 420, 499, 500 और 505 आईपीसी धारा के तहत मामला दर्ज कराया गया था दोस्तों। यानी देशद्रोह का मामला भी दर्ज करने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है। यानी कितना आगे बढ़कर कार्रवाई करने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन कोर्ट ने पूरी तरीके से उम्मीद पर पानी फेर दिया है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। सबसे दोस्तों राजस्थान की राजनीति गर्म है। अशोक गहलोत के द्वारा सचिन पायलट सहित कुछ विधायकों के विद्रोह के दौरान बीजेपी के नेताओं के द्वारा मदद पहुंचाने की बात कही गई, जिस पर वसुंधरा राजे और उनके पार्टी के नेता भी आपस में भिड़ने वाले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। वसुंधरा राजे ने अपने आप को अलग करते हुए कहा कि अशोक गहलोत झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के क्राइसिस के दौरान अशोक गहलोत का समर्थन नहीं किया था, लेकिन अशोक गहलोत कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने मेरी सरकार को गिरने से बचाया है। ऐसे में दोस्तों अशोक गहलोत के द्वारा ये बात कहना पूरी तरीके से राजनीति गर्म कर गया है और कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जो आपसी कलह है, खासकर वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया के नेताओं के बीच में जो गुटबाजी है, उसे और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। और क्योंकि अशोक गहलोत एक मंजे हुए नेता है, वो जानते हैं कि किस वक्त किस तरीके का बयान देना है। जो बयान अशोक गहलोत ने दिया है उस पर वसुंधरा राजे मना करेंगी कि ये बात गलत है, लेकिन बीजेपी के अंदर ही दूसरा गुट है जो सक्रिय होने वाला है दोस्तों, और वो तो आरोपों को ठीक ही मानेगा क्योंकि उसे अपना राजनीतिक आंकड़ा भी बढ़ाना है। साथ साथ राहुल गांधी ने प्रचार खत्म होने के बाद एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने पूरे कर्नाटका के प्रचार के दौरान जो तस्वीरें थी उन्हें जारी करते हुए कर्नाटका के लोगों से उम्मीद करते हुए कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार राज्य की जनता 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएगी, राज्य परिवर्तन के लिए वोट करेगा, राज्य में बदलाव के लिए वोट होंगे। आप लोग को क्या
कुछ लगता है दोस्तों लिख कर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और बड़ी खबर कर्नाटका से ही जुड़ी हुई है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके का बयान दिया है दोस्तों, उन बयानों पर अब उम्मीद की जा रही है कि आगे और भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि शरद पवार एक मंझे हुए नेता है, एक बड़े वरिष्ठ नेता है, उनके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा गया है। तो कहीं न कहीं आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो धार्मिक भाषण दिए गए हैं उसके खिलाफ एक बड़ा मोर्चा भी खुल सकता है दोस्तों। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट ये है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी लोगों को पिछले चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान जो बातें सामने आई है उन सभी के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि नंदिनी और अमूल कंट्रोवर्सी को अपने ध्यान में रखकर वोट करिएगा। साथ साथ कर्नाटका के प्राइड के लिए वोट करिएगा। जो वादे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं उन वादों को पूरा करवाने के लिए कांग्रेस पार्टी का समर्थन दीजिएगा। इस तरीके के पार्टी के लोग टेम्पलेट भी बांट रहे हैं दोस्तों। अगर आप लोग को घर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।